गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। जम्मो संगी संगवारी मन ला हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सीजी जॉब एजुकेशन के तरफ ले राम राम, जय जोहार, जय सतनाम। संगी हो, हम इसके जो पहले वाले सेशन में इकाई 1 के अंतर्गत पार्ट 1 देख लिया है। आज का जो सेशन है पार्ट 2, कल की जो वीडियो हमने आपको बताया हुआ है जिसमें हम वायुमंडल की संरचना पर आए थे, आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। तो वायुमंडल की संरचना के बारे में आज इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल हम देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करेंगे। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम बिल्कुल निःशुल्क क्लास चला रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। ये जो नोट्स हैं, पूरे नोट्स को लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। यदि आपको हैंड राइटिंग नोट्स का पीडीएफ चाहिए साथियों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले ये डिब्बे में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सभी का नाम अंग्रेजी में याद रखना है, क्योंकि ये दोस्तों सीजी टेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए सभी का नाम आप इंग्लिश में याद रखें। तो चलिए साथियों शुरू करें। देखिए वायुमंडल की जो संरचना है वह 5 जो मंडल है उनसे मिलकर बना हुआ है। एक तो है आपका क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। दूसरा है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तीसरा है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फियर बोलते हैं। चौथा है आयन मंडल, जिसे आयनोस्फियर बोलते हैं। और पांचवा है बाह्य मंडल, जिसे एक्सोस्फियर बोलते हैं। अब इन पांचों के बारे में विस्तार से हमें चर्चा करनी है। तो हमारा सबसे पहले आता है साथियों क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, ठीक है। अब क्षोभ मंडल, तो इसका जो नामकरण है टिजरेंस डीबोट द्वारा दिया गया है, ठीक है। क्षोभ मंडल जो है उसका नामकरण टिजरेंस डीबोट द्वारा दिया गया था। इस मंडल का जो अन्य नाम, इसे अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल, संवाहनीय मंडल आदि के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है साथियों। क्षोभ मंडल, तो इनका अन्य जो नाम है जिसमें विक्षोभ मंडल, संवहनी मंडल, ये सभी के नाम से जानते हैं। इनकी जो औसत ऊंचाई है विषुवतीय रेखा पर 11 किलोमीटर तथा ध्रुव पर 6/8 किलोमीटर है, ठीक है। यहां इसकी औसत ऊंचाई को याद रखें आप, 11 किलोमीटर आपकी विषुवत रेखा पर और ध्रुवों पर 6/8 किलोमीटर मापते हैं, ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। क्षोभ मंडल में जैसे ही जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान कम होते जाता है। क्षोभ मंडल में ही अन्य जो बिंदु है वो क्या है, देखिए ऊपरी क्षोभ मंडल पर जेट वायु धारा प्रवाहित होती है। अब जेट वायु धारा होता क्या है साथियों, अर्थात देखिए इसमें जो वायु धारा है जेट यान के लिए धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। इसमें एक और बिंदु जो निकल कर आती है, ऋतु तथा मौसम संबंधी घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा इसी मंडल में होता है। तो इस बिंदु को आप याद रखो, ऋतु संबंधित जो घटनाएं हैं, बादल आना, आंधी तूफान आना, इसी मंडल में होता है। जेट वायुयान जो प्रवाहित इसी मंडल में होता है। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है क्षोभ मंडल के अंतर्गत। अब आते हैं दूसरा हमारा समताप मंडल। समताप मंडल होता क्या है, इसे अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। देखिए इसमें पहला पॉइंट है, इसकी जो खोज है टिजरेंस डीबोट ने 1902 में किया था। अब इसके नीचे भाग में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। इसके जो नीचे भाग में 20 किलोमीटर की तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसके कारण इसे समताप मंडल, सम मतलब बराबर, ताप मतलब तापमान, ठीक है। अर्थात 20 किलोमीटर तक इसका जो तापमान है बराबर रहता है, समान रहता है, इसलिए इसे समताप मंडल कहते हैं,
ठीक है साथियों, इसकी जो औसत ऊंचाई है 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल की ऊंचाई 30 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस कारण देखिए इस मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आपका बना हुआ है साथियों, ओजोन परत कौन से मंडल में पाया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, इसी मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, अर्थात समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, ओजोन मंडल करता क्या है? सूर्य की पराबैंगनी जो किरण है उनको अवशोषित करता है, इसलिए यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहलाता है। समताप जो मंडल होता है साथियों, समताप मंडल, तो इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। ओजोन की मोटाई मापने के लिए, अब इनकी जो मोटाई है, ये ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। समताप मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ के जितने भी फैक्ट्स हमने बताया है उनको आप बिल्कुल याद रखें साथियों। तीसरा मंडल आता है मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फीयर बोलते हैं। इसके कुछ दो ही बिंदु हैं। देखिए, इसकी जो औसत ऊंचाई है 50 से 90 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, मध्य मंडल है, मध्य भाग में होता है, इसीलिए इसे मध्य मंडल बोलते हैं। इसकी जो औसत ऊंचाई है 50 से 90 किलोमीटर होती है। ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ता है तापमान घटते जाता है साथियों। ठीक है, अब मध्य मंडल के बाद में चौथा जो मंडल हमारा आता है आयन मंडल। आयन मंडल होता क्या है? तो देखिए, आयन मंडल जिसे आयनोस्फीयर बोलते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 90 से 640 किलोमीटर होती है। आयन मंडल की औसत ऊंचाई 90 से 640 किलोमीटर होती है। इस मंडल में विद्युत चुंबकीय किरणें पाया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय किरणें कौन से मंडल में होता है? तो ये आयन मंडल में होता है। यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा साथियों। इस मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन कहां से होता है? तो आयन मंडल में होता है। यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। उसके बाद में आता है एक पॉइंट, इस मंडल में संचार उपग्रह स्थित होते हैं। संचार उपग्रह कहाँ स्थित होते हैं? एक पॉइंट यहां से भी बनेगा साथियों। तो संचार उपग्रह, रेडियो तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये सभी आयन मंडल के अंतर्गत होता है। अब ध्रुवों पर लाल रंग का अरोरा ज्योति की चमक इसी मंडल के कारण होती है। ठीक है, तो ये आयन मंडल, समताप मंडल के बाद में आयन मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दो चीजें, दोनों मंडल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारा आता है पांचवा जो मंडल है, जिसे बाह्य मंडल बोलते हैं, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है। अब देखिए, बाह्य मंडल होता क्या है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है 640 किलोमीटर से ऊपर होती है। ठीक है, इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की जो प्रधानता होती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस। ठीक है, इन दोनों गैसों की उपस्थिति सर्वाधिक होती है बाह्य मंडल में। अब दोस्तों बात कर रहे हैं जब हम गैसों की उपस्थिति की भूमंडल पर या बाह्य मंडल पर, तो पृथ्वी की संगठन कैसे होता है, अर्थात पृथ्वी में गैसों की जो उपस्थिति है उसकी मात्रा कैसे कैसे होती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है साथियों। देखिए, पृथ्वी में अर्थात भू के पृष्ठ पर, भूमि में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है 46.8 है। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन की जो प्रतिशत है 47.7%, एल्यूमिनियम की जो प्रतिशत है 8.1% है, लोहा का जो प्रतिशत है 5.0% है, कैल्शियम की जो प्रतिशत है 3.6, सोडियम की जो प्रतिशत है 2.83। तो इस तरह से साथियों ये जो 6 गैसें हैं, जो तत्व हैं, ठीक है, 6 जो तत्व है उनकी प्रतिशत मात्रा भी आपको दिया गया है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आपका बना हुआ है। अब देखिए, वायुमंडल में गैसों की कितनी कितनी मात्रा होती है, अभी तो पृथ्वी पर देखा। इसके बाद अब देखें
वायुमंडल में गैसों की कितनी कितनी मात्रा होती है, तो देखिए नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन की बात करें 0.94%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियान गैस 0.0018% और हीलियम की बात करें 0.0005% और ओजोन जो है 0.0000001% पाया जाता है। तो इस तरह से गैसों की जो प्रतिशत मात्रा है, आयतन है वायुमंडल में, इतना पाया जाता है। इसको भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, अब आते हैं हम जैवमंडल में कि आखिर ये जैवमंडल होता क्या है। ठीक है, जैवमंडल जहां पर जीव जंतु हो, है ना, तो देखिए इसको आप पहले डेफिनेशन को समझें कि आखिर ये जो जैवमंडल है होता क्या है। ठीक है, बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। किसको कहते हैं? ये जो बायोम है उसके समूह को जैवमंडल कहते हैं। कैसे? देखिए, पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण के उस भाग को जिसमें जीवधारी रहते हैं जैवमंडल कहलाते हैं। बायोम अर्थात जहां पर जीवधारी रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? जैवमंडल कहलाता है। नाम से स्पष्ट है साथियों। ठीक है, अभी देखिए यह स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के अंतर संबंध के निर्मित संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का एक समूह है। ठीक है, ये जो जैवमंडल होता है वह स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, इन तीनों मंडलों के योग से बनता है। अर्थात जैवमंडल में तीनों मंडल क्या होता है साथियों? समावेशित होता है। देखिए, ये जो धरती जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें वायु है जो वायुमंडल बन गया, जल है जो जलमंडल बन गया और स्थल है जो स्थल मंडल बन गया। ये सभी जो पूरे तरीके से मिला करके क्या बनता है साथियों? हमारा जैवमंडल बनता है। क्लियर है? अब देखिए, ये जो जैवमंडल है, नासा ने वायुमंडल में 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जीवाणु की उपस्थिति का पता लगाया है और 9 किलोमीटर के अंदर महासागर में जीवों की उपस्थिति का पता लगाए हैं। ठीक है, ये चीजें भी फैक्ट है, इनको भी आप याद रखें। साथियों, आपके मन में एक सवाल होगा कि ये जो बायोम शब्द आ रहा है वो बायोम है क्या? तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के समूह को ही क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। किसको कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के जो समूह होता है उसी को बायोम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो जैवमंडल है उसका जो निर्माण है कैसे कैसे होता है, उसका एक क्रम है जिसे हमने एक डिब्बे के अंदर बताने का प्रयास किया है। इसलिए हमने डिब्बे में रखा है साथियों, क्योंकि ये चीजें आपको नजर आने लगे। ठीक है, देखिए जैवमंडल बनता कैसे है। सबसे पहले अणु बनता है। अणु के बनने के बाद में कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका मिलकर के उत्तक बनाता है। यही उत्तक जीव बनाते हैं और जीवों की जो जनसंख्या जब बढ़ने लगती है तो वही क्या कहलाता है? हमारा समुदाय कहलाता है। और यही समुदाय आपस में जब मिल जाते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है और ये जो पारिस्थितिक तंत्र ही जैवमंडल का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है साथियों? देखिए, सबसे पहले अणु का निर्माण होता है। बहुत सारे जो अणु आपस में मिलते हैं तो कोशिका बनाते हैं और कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है और बहुत सारे उत्तक एक जीव का निर्माण करता है। और जब बहुत सारे जीव आपस में मिल जाते हैं एक जगह तो वही जनसंख्या कहलाती है और बहुत सारे जनसंख्या एक समुदाय को निर्मित करता है, जो समुदाय मिल करके पारिस्थितिक तंत्र बनाता है जिसे जैवमंडल कहते हैं। इस प्रकार से ये जो एक क्रम है जैवमंडल के निर्माण में चलता है साथियों। ठीक है, अब देखिए ये जो जैवमंडल है उसके अंतर्गत अब अनेकों कणजीय चक्र होते हैं। चाहे बात करें हम कार्बन चक्र की, नाइट्रोजन चक्र की, ऑक्सीजन चक्र की या और अन्य चक्र होते हैं। अब हम इसमें चर्चा करें कार्बन चक्र
होता क्या है। ठीक है, कार्बन चक्र की हम चर्चा इस वीडियो में करें साथियों, तो देखिए क्या है, प्रकृति में जो कार्बन है 0.03% ही उपलब्ध है। वायुमंडल से पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं। देखिए वायुमंडल से जो पौधे होते हैं कार्बन ग्रहण करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। कौन? तो जो पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे कार्बन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ठीक है साथियों, अब उसके बाद है नाइट्रोजन चक्र। क्या है उसको भी आप एक झलक देखें तो पौधे नाइट्रोजन को मृदा से ही नाइट्रेट के रूप में अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं। देखिए पौधे नाइट्रोजन लेते कहाँ हैं, तो पौधे की जड़ कहाँ होती है, मृदा में, है ना। अब पौधे की जो जड़ है मृदा में होती है और उसी जड़ों के माध्यम से, मृदा के माध्यम से ही जो पौधे हैं नाइट्रोजन को मृदा से ही नाइट्रेट लेते हैं। ठीक है, अब पौधे सीधे नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करते बल्कि जंतु पौधों से नाइट्रोजन लेते हैं। देखिए पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं लेते बल्कि जंतु पौधों से नाइट्रोजन लेते हैं। उसके बाद जंतु का जो मल मूत्र है, ठीक है, मृत्यु के बाद अपघटन क्रिया से पृथ्वी में चला जाता है, उसे ही पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए जो जीव जंतु नाइट्रेट लेकर के, कहना चाहिए, मल मूत्र त्याग करते हैं साथियों, वही जो है मिट्टी में चला जाता है और उसी मिट्टी से जो पेड़ पौधे हैं वे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो तीन चीजें हम इस वीडियो में बता रहे हैं, एक तो होता है राइबोजियम जिसे एजोटोबैक्टर बोलते हैं, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु और विनाइट्रिक जीवाणु। अब ये तीन चीजें क्या है, तो राइबोजियम क्या है, देखिए राइबोजियम क्या है, तो नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। राइबोजियम क्या करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। और नाइट्रोबैक्टर क्या है, अमोनिया को नाइट्राइट या नाइट्रेट में बदलता है। अविनाइट्रीकृत जीवाणु होता क्या है, तो नाइट्राइट या नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है। ये तीन चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। देखिए साथियों हम इंपॉर्टेंट को ही बता रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट से भी आप इंपॉर्टेंट निकालने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें यदि आपको शिक्षक बनना है तो। ठीक है, ऑक्सीजन चक्र क्या है, तो देखिए वायुमंडल में 21% भाग में ऑक्सीजन उपलब्ध है, आप सभी साथी जानते हैं। कुल 79% भाग पर जल ही जल है, केवल 21% भाग पर ही वायुमंडल है जहां पर ऑक्सीजन है। जब मानव श्वसन करता है, सांस लेता है, तो इसी ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है और CO2 गैस जिसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं साथियों, अर्थात ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। कौन, तो मनुष्य। ठीक है, अब पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, तो पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए अब ये चीजें तो आपको समझ में आ गया होगा साथियों। उसके बाद में होता है जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, अब जैव भू रासायनिक जो चक्र है ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां से यदि हम देखें तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा साथियों यदि हम सभी को लेकर बनाएं। साथियों जैव भू रासायनिक चक्र यहां पर आए हैं, यहां से हम कल देखेंगे। ठीक है, कल के जो क्लासेस है उसमें हम जैव भू रासायनिक चक्र को विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों यदि आपको हमारा हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो नंबर, देखिए हम बात करें 4 विषय को आपको 270 रुपए में मिल जाएगा। 4 विषय की जो नोट्स है मेरी खुद की हैंड राइटिंग नोट्स है, मैं स्वयं पढ़ के इसी से नंबर अचीव किया हूं और उसी नोट्स को हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथियों यदि आपको हमारा नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर, यदि आपको हमारे जो हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए साथियों, ठीक है,
4 विषय की नोट्स जो है हम 270 रुपए में प्रोवाइड करा रहे हैं। बहुत ही अच्छी नोट्स है जिसे हमने स्वयं पढ़ा हुआ है। तो देखिए स्क्रीन पर आपको एक नंबर शो हो रहा है, देख सकते हैं 8839730092। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके जो प्रोसेस है, आप हमारे नोट्स कैसे खरीदेंगे उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर आप कॉल करके हमारी हैंड राइटिंग नोट्स खरीद सकते हैं साथियों। तो आज का जो ये वीडियो सेशन है हम यही खत्म करेंगे। कल के जो सेशन है उसमें हम शेष जो वीडियो बचा हुआ है उसको करने के बाद में ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा साथियों। हमने इसको 3 पार्ट में इसीलिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। ये जो कहना चाहिए यूनिट है बहुत ही बड़ा यूनिट है साथियों, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में बनाने का सोचा था, जिसका आज ये दूसरा पार्ट है और कल का वीडियो आपको तीसरे पार्ट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक बचे हुए टॉपिक के साथ। जय हिंद।